मोस्ट फेवरेट बुक है फॉर द बोर्ड एग्जाम। ना तो मैंने कोई सैम्पल पेपर खरीदा, आंसर्स की लैंग्वेज दे रखी है वो तुमको बोर्ड। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू पोस्ट दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, दैट्स मी तनु एंड आई पास माय 12th इन ईयर 2024 एंड करंटली आई एम एन नीट एस्पिरेंट। और आज इस वीडियो में मैं अपनी 12th की जर्नी शेयर करने वाली। कुछ इसी समय की बात थी आफ्टर दिवाली, जब मैं अपनी ऑलमोस्ट पूरी साल वेस्ट कर चुकी थी एंड एग्जाम बहुत करीब आ जाता है इस टाइम पे आने के बाद। वैसे तो एग्जाम फैब में चालू होते हैं, बट जो भी हमारे मेजर एग्जाम होते हैं लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड ऑल, वो हमारे मार्च में जाकर होते हैं। बट स्टिल ज़्यादा टाइम नहीं बचता है दीपावली खत्म होने के बाद हमारे बोर्ड्स एग्जाम के। जो भी शेयर करूँगी एकदम रियल करूँगी। ना तो मेरे 10th में ज़्यादा अच्छे स्कोर थे और ना मैंने 11th बहुत अच्छे से पढ़ी, और ना ही ऐसा था कि मुझे बायो के सारे बेसिक्स क्लियर है और मुझे बायो बहुत पसंद। एंड ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो मेरी इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि हम स्कूल से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हैं। जो अच्छे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे अच्छे टीचर्स होते हैं, वहाँ तो बच्चों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो स्कूल से काफ़ी कुछ सीख लेते हैं इन देयर सब्जेक्ट। जो मेरा स्कूल था वहाँ पे टीचर्स बस एक चीज़ पे फोकस कर रहे थे कि आओ हमसे ट्यूशन पढ़ो एंड वी विल गिव यू गुड मार्क्स। एंड लिटरली लाइक द होल ईयर, चाहे यूटी हो, चाहे क्लास टेस्ट हो, चाहे प्री बोर्ड हो, कोई सा भी एग्जाम हो, मैंने कभी भी अपने बायोलॉजी में इतना अच्छा स्कोर नहीं किया। बट आई डोंट नो वाई, कभी भी कोई इस चीज़ पे फोकस क्यों नहीं करता है कि वाई द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू स्कोर गुड। क्योंकि स्कूल में टीचर जहाँ उनको पढ़ाना चाहिए वो इस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं कि आओ हमसे ट्यूशन पढ़ो एंड वी विल गिव यू गुड मार्क्स इन प्रैक्टिकल एंड वॉट एवर। बट दिवाली हो चुकी थी एंड नाउ इट्स द टाइम दैट आई रियलाइज कि मुझे खुद से कुछ करना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस अगर मैं टीचर पे डिपेंड रही तो फिर मैं पास भी नहीं हो पाऊंगी। लेसन नंबर 1, जब जागो तब सवेरा। ऐसा नहीं था कि मैंने पूरी साल बायोलॉजी में बहुत मेहनत की थी, पूरी साल PYQs किए थे, पूरी साल टाइम टू टाइम चैप्टर्स को पढ़ती गई थी, कोई भी बैकलॉग नहीं हुआ था। मैंने भी स्टार्ट दीपावली के बाद किया था। बट एक सबसे ज़्यादा एडवांटेज 12th बोर्ड्स का ये रहता है कि बायोलॉजी जो है 12th की वो एज कम्पेयर टू 11th बहुत ज़्यादा ईजी है। बायोलॉजी में जैसे कि हमारी यूनिट है इकोलॉजी एंड कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज एंड माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर है, तो ये चैप्टर्स बहुत ईजी हैं। काइंड ऑफ हम इनको फ्री के नंबर बोल सकते हैं कि अगर हम इनको एक बार पढ़ लेते हैं तो एक दो बार रिवाइज करने के बाद हम इनको भूलेंगे नहीं एंड इनसे हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में ना तो मैं कोई टाइम टेबल देने वाली हूँ, ना मैं कोई ऐसी तुमको PDF देने वाली हूँ जिसको पढ़ने के बाद तुम्हारे बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि हम किसी के बनाए हुए टाइम टेबल पर चल के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबकी अपनी एक अलग स्टोरी होती है, सबका अपना एक अलग पोटेंशियल होता है, तो हमको अपने पोटेंशियल के हिसाब से खुद एक टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड वी हैव टू फाइंड आवर ओन स्ट्रेंथ। इन द वीडियो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं 12th में थी तो आई अंडरस्टैंड फैमिली प्रेशर होता है दैट यू हैव टू स्कोर गुड, मेरे को भी था। बट ऑलवेज रिमेंबर अ थिंग, 10th और 12th की परसेंटेज हमको उस टाइम पर ये लगती है कि लाइक दिस इज़ आवर होल लाइफ। बट जब मैं 12th के बाद घर से बाहर निकली एंड करेंटली आई एम इन कोटा, लिटरली यहाँ पर इतने लाखों बच्चे पढ़े हैं जिनकी 80% है, कुछ बच्चे हैं जिनकी 90% है। तो जो 90% वाले हैं उनको यहाँ पर कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। हम लोग जब, मैं लास्ट ईयर जब एलन में पढ़ी थी, एलन क्लासरूम में हम लोग जब जाते हैं, मैंने 12th के बाद बैच ज्वाइन किया था, देन द टीचर कम एंड टीचर ने पूछा ही नहीं कि किसकी 90% है। हम तो वो उम्मीद लेके बैठे थे कि टीचर आएगा हर बार जैसे स्कूल में होता है एंड पूछेगा कि किसकी अच्छी परसेंटेज आई है, उसको VIP ट्रीटमेंट मिलेगा, ये बच्चा तो होशियार है, बाकी जिन बच्चों की कम परसेंटेज है वो बच्चे एवरेज है या वीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे आके इतने सारे बच्चे हैं जो, तुम एक क्लास में बैठोगे जहाँ पे 60% वाले भी होंगे, 80% वाले भी होंगे, 90% वाले भी होंगे, एंड स्टिल तुम देखोगे कि एक साल बाद वो बच्चे नीट क्लियर करके बैठे हो। उसको सोचने से फ़ायदा ही क्या रहा कि मेरी तो 90% आई है। ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं जिनकी 90% आती है और नीट में उनके 200 नंबर भी नहीं आए। हाथ में हम सिर्फ वही कर सकते हैं और वो है हार्ड वर्क। तो बाकी जो रही रिजल्ट की चिंता, वो हम भगवान पर छोड़ देते हैं। सो नाउ आई विल शेयर कि आफ्टर दिवाली मैंने ऐसी कौन कौन सी चीज़ें फॉलो की थी जिससे मैं टाइम टू टाइम अपना सिलेबस कवर कर पाई और इतने अच्छे मार्क्स अपने बोर्ड में स्कोर कर। नंबर 1, हैशटैग हार्ड चैप्टर्स। कोई भी चैप्टर को हम हार्ड कब डिक्लेयर करते हैं, जब हम उसको एक बार पढ़ते हैं और वो हमें समझ नहीं आता है तो हम उसको हैशटैग हार्ड बोल के साइड कर देते हैं और अगले चैप्टर पर चले जाते हैं। फिर कभी भी हमको आगे वापस से रिवाइज करना होता है तो हमारे मन में ये चीज़ रहती है कि ये चैप्टर तो हार्ड है, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, हमारा उसको करने का मन नहीं करता और यहाँ से हमारा बैकलॉग लगना चालू हो जाता है। तो ये कैसे मिथ बनी है कि एक बार हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हमको एक ही बार में समझ आ जानी चाहिए। का अपना अपना अलग पोटेंशियल है, किसी को वो चैप्टर एक बार में समझ आएगा तो किसी को वो 4 बार में समझ आएगा। बस ज़रूरत है तो तुम्हें अपना पोटेंशियल फाइंड कर, एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो दूसरी बार पढ़ लो। वाई टू टेंस की एक बार पढ़ लिया, हार्ड है छोड़ दो, अब मुझसे नहीं हो। मेरे बायोलॉजी में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो 11th क्लास से रिलेट करते हैं, क्योंकि मेरी 11th बहुत वीक थी तो मेरे को उनको पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही थी। बट आई स्वेयर मुझे खुद नहीं याद है कि मैंने उन लाइक डिटेल लेक्चर मैंने 2 से 4 बार देखे होंगे और मुझे खुद भी नहीं याद है कि मैंने उनके वन शॉट कितने बार देखे। हम लोग ना उल्टा पढ़ना चालू करते हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन लेके बैठ जाते हैं, अच्छी से अच्छी बुक खरीदेंगे, गूगल पे सर्च करके बेस्ट PYQ वो मंगाएंगे और सोचेंगे इन PYQ को रट के चले जाते हैं, इनमें से कोई ना कोई आ जाएगा और हम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और अगर इसी जगह हम लोग उल्टा करके देखें, क्यों ना पहले हम एक बार चैप्टर अच्छे से पढ़ लें। एक बार चैप्टर नहीं समझ आता है तो हमको लगता है कि अगर हम दूसरी बार इसको पढ़ने बैठेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, बट यहीं पर हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं। मोटी मोटी PYQ की बुक को रटने से बेहतर कि हम उस चैप्टर को दूसरी बार पढ़ लें तो वहाँ टाइम वेस्ट कम होगा। मैंने कोई सैम्पल पेपर खरीदा था, ना मैंने कोई मॉडल पेपर खरीदा था, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खरीदा था सिवाय NCERT और एक एग्जाम आइडिया के। टिप नंबर 2,
ऐसा नहीं है कि कोई भी चैप्टर है वो हमें एक ही टीचर से समझ आएगा। यूट्यूब पर मैंने फिर अपने ओन स्टडी करना चालू की, तो ज़्यादातर स्टडी मैंने सीपा ओझा मैम से की थी फ्रॉम अन अकेडमी। तो कुछ चैप्टर ऐसे थे जो मुझे उनके पढ़ाए हुए समझ नहीं आए। तो ऐसा नहीं है कि उनके पढ़ाए हुए समझ नहीं आ रहे तो वो चैप्टर्स हार्ड है। हो सकता है कि उनके और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग मैच ना कर रही हो। तो यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, इतने सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, आप किसी और से जाकर पढ़ के देखो। टिप नंबर 3, नोट्स मेकिंग। मैंने कोई भी नोट्स फॉलो नहीं किए थे, ना मैंने खुद से कोई ऐसे एक्स्ट्रा नोट्स बनाए थे। जस्ट मैंने यूट्यूब पर लेक्चर खोला, एनसीईआरटी निकाली, एनसीईआरटी के साइड में जो भी हमको ब्लैंक स्पेस दे रखा होता है, एक पेंसिल उठाओ और वहाँ पे लिखना चालू कर दो जो टीचर थ्रू आउट द लेक्चर बोल रहा है या पढ़ा रहा है। टिप नंबर 4, द राइट वे टू रीड एनसीईआरटी। ये मेरी एनसीईआरटी की हालत हो चुकी थी बिकॉज थ्रू आउट द ईयर मैंने पर चैप्टर की एनसीईआरटी एटलीस्ट 6 से 7 बार रीड करी ही करी है। द फर्स्ट वन इज रीड ऑल द डिस्क्रिप्शंस ऑफ डायग्राम। तो जितने भी हमको एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखे हैं उनके नीचे हमको कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो हमको उनको अच्छे से पढ़ के चलना है। सेकंड वन इज सॉल्व ऑल द इंटेक्स्ट एंड एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी। तो चैप्टर के बीच बीच में एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस पूछती है और फिर चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज दी हुई होती है, ट्राई करो कि जब एनसीईआरटी रीड कर रहे हो या फिर वो चैप्टर पढ़ रहे हो तो उनको वहीं के वहीं आंसर करते जाओ। द थर्ड वन, प्रैक्टिस डायग्राम। एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम दे रखे हैं उनके लिए मैंने एक सेपरेट नोटबुक बनाई थी और एग्जाम से पहले मैंने कम से कम 3 से 4 बार एक एक डायग्राम को बनाकर देखा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनसीईआरटी में जितना भी हमको डेटा दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल स्पेशली इन द इकोलॉजी वाली यूनिट, उसमें कितना सारा हमको डेटा दे रखा है लाइक 7 to 8 बिलियन स्पीशीज एंड ऑल। तो वहाँ पे ना हमको इतना कंफ्यूजन होता है उस डेटा को याद रखने में और उस डेटा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फिर चाहे इकोलॉजी की बात हो या पुराने जितने भी चैप्टर्स हो, तो एक हाईलाइटर चूज करो और उसको चेंज मत करना। अगर तुमने ऑरेंज हाईलाइटर चूज किया है तो ऑल ओवर द एनसीईआरटी तुमको ऑरेंज हाईलाइटर से ही हाईलाइट करना है। तो फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक जितना भी तुमको डेटा दे रखा है, न्यूमेरिकल डेटा इन द एनसीईआरटी, उसको ऑरेंज हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो। कल को तुम जब भी एनसीईआरटी रीड करो तुमको ऑरेंज हाईलाइटर से वो सारा डेटा हाईलाइट हुआ दिखाई दे, तो तुम उससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा और डेटा वाली चीज़ें याद भी हो जाएंगी। द नेक्स्ट इज द एग्जाम आइडिया बुक। ये मेरी मोस्ट फेवरेट बुक है फॉर द बोर्ड एग्जाम फॉर बायोलॉजी। मैंने इसके और एनसीईआरटी के अलावा लिटरली और कोई भी बुक नहीं है जो मैंने फॉलो की हो। लेट मी गिव यू अ शॉर्ट इंट्रो अबाउट दिस बुक। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका सिलेबस मिल जाएगा जो भी आपका बोर्ड एग्जाम है लेटेस्ट उस ईयर का है। द बेस्ट एंड माई फेवरेट पार्ट अबाउट दिस बुक इज दैट आपको नोट्स बनाने की नीड नहीं है। सबसे पहले तो आपने थ्रू आउट द लेक्चर जो भी एनसीईआरटी की साइड में लिखा है वहाँ से आपको चैप्टर समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्टली अगर हमको चैप्टर रिवाइज करना है, जस्ट ओपन दिस बुक। इसमें सारे एनसीईआरटी के डायग्राम्स दे रखे हैं एंड इसमें इतने प्यारे नोट्स बनाए हुए हैं। अगर तुमको कोई भी चैप्टर रिवाइज करना है तो जस्ट रीड आउट दिस बुक। नेक्स्ट थिंग इज दैट जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो इस बुक में विद सोल्यूशन दे रखे हैं। दैट हमको मिलता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आफ्टर दैट वी हैव असर्शन रीजन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग। आंसर्स की लैंग्वेज दे रखी है, वो तुमको बोर्ड एग्जाम में गुड मार्क्स स्कोर करने से इतना ज़्यादा हेल्प करेगी। इन आंसर्स को रीड करने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख कर कैसे आना है। और जैसे आप इतना सब पढ़ लेते हो तो आपको चैप्टर के एंड में एक सेल्फ असेसमेंट मिलता है जिससे आप अपने चैप्टर को टेस्ट कर सकते हो कि आपको कितना समझ आया। एंड इन द एंड कुछ मॉडल पेपर भी दे रखे हैं जो आपको आपके प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे। सो एट द एंड ओनली दीज 2 बुक्स कैन सेव योर बोर्ड एग्जाम मार्क्स। एंड जो चैप्टर्स मैंने जिन जिन टीचर से पढ़े थे वो आपको शेयर कर देती हूँ। अगर आपको वाकई में यूजफुल लगता है तो आप इन टीचर्स को फॉलो कर सकते हो। सो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बायोटेक्नोलॉजी में और जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स का तो मैं एक बार को कह सकती हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत दिक्कत करती है पढ़ने में, बट आई स्वेयर अगर आप अच्छे से एक बार बायोटेक्नोलॉजी सीपीएम से पढ़ के देखते हो तो यू विल फाइंड कि तुमको आधे से ज़्यादा चीज़ें तो अपने आप समझ आ गई हैं सिर्फ लेक्चर पढ़ने से। बाकी की चीज़ें एनसीईआरटी पढ़ने से क्लियर हो जाएंगी और बाकी की कोई प्रॉब्लम है तो एग्जाम आइडिया से सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर है इन आवर जेनेटिक्स, वो वाला चैप्टर में आपको पता होगा बायोलॉजी एटीज नाम से एक चैनल है। वहाँ पे जो मैम है ना उन्होंने कुछ छोटी छोटी वीडियोज़ डाल रखी है जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड इस चैप्टर के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी एक सेपरेट वीडियो डाल रखी है। तो ये वाला चैप्टर कभी मैंने डिटेल लेक्चर से नहीं पढ़ा और ऐसा नहीं है एक टीचर से पूरा पढ़ा हो। जो भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन मैम ने वो सारी वीडियो डाल रखी है। तो सबसे पहले मैंने वो सारी वीडियो सेपरेट उन मैम से देखती रहती थी। बाकी की बची इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड एंड ऑल वो बायोलॉजी एटीज वाले चैनल पर पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से पढ़ें। वैसे तो 12th के बोर्ड एग्जाम जब हम दे रहे होते हैं उससे पहले हम 10th का बोर्ड एग्जाम दे चुके होते हैं, तो हमको बहुत सारी चीज़ें खुद समझ आ जाती हैं कि हमको कॉपी में कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। तो ये बहुत बड़ी मिथ है कि हमारी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली एग्जामिनर जो होता है उसके पास बहुत सारी कॉपियाँ होती है चेक करने के लिए और वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अगर आपकी राइटिंग सुंदर नहीं है फिर भी चलेगा, आपको बस एग्जाम की कॉपी में ऐसा लिख के आना है कि जो एग्जामिनर है वो एक बार में पढ़ के समझ पाए, बड़ा बड़ा दूर दूर ऐसा लिखा हो कि वो समझ पाए कि इसने लिखा क्या है। बोर्ड एग्जाम जो भी शॉर्ट आंसर लिखने के लिए आते हैं, कुछ बच्चे ट्राई करते हैं शॉर्ट आंसर में लॉन्ग आंसर जितना लिख देते हैं, उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर आप शॉर्ट आंसर में लॉन्ग आंसर जितना कंटेंट लिख के आओगे तो टीचर आप उससे इंप्रेस होकर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देने वाले। तो पहले आप क्वेश्चन में ऊपर पढ़ दो कि कितनी वर्ड लिमिट है और जितनी वर्ड लिमिट है उस हिसाब से अपना आंसर फ्रेम करो। शॉर्ट है तो शॉर्ट के हिसाब से, लॉन्ग है तो लॉन्ग के। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी हमारे लॉन्ग
लॉन्ग आंसर्स होते हैं, ट्राई करना उनको तुम पॉइंट्स में लिखो रैदर देन एक बड़ा सा पैराग्राफ बना के लिखो। और सबसे ज़्यादा ट्राई करना कि जो भी हमारे लॉन्ग आंसर्स हैं उनमें भले ही वो क्वेश्चन में तुमको साफ साफ नहीं बोलेगा कि डायग्राम बनाओ, बट अगर तुमको लगता है कि इस क्वेश्चन में मैं डायग्राम बना सकता हूँ और डायग्राम बनाने के बाद मैं अपने इस आंसर को अच्छे से समझा सकता हूँ, सामने वाले को एक अच्छी फ्रेमिंग कर सकता हूँ, तो ट्राई करना कि लॉन्ग आंसर में डायग्राम बनाना ही बनाना ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे क्वेश्चन में बोले या चाहे क्वेश्चन में ना बोले। सो ओवरऑल एनसीईआरटी एक से ज़्यादा बार पढ़नी है, नोट्स ज़्यादा बनाने नहीं है, एग्जाम आइडिया और एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एक बार चैप्टर समझ नहीं आ रहा है तो 2 से 3 बार पढ़ना। पीवाईक्यू पे कम फोकस करके पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। पीवाईक्यू करने के लिए एंड में बहुत टाइम मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज हाउ आई स्कोर 95 इन माई बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम एंड ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड योर पोटेंशियल। सबका अपना अपना एक पोटेंशियल है अलग अलग। डोंट पैनिक, अभी भी बहुत टाइम है, आप आसानी से कर सकते हो। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं बस उनको अच्छे से फॉलो करना, और सबकी अपनी एक अलग स्टोरी होती है। और ऐसा नहीं होता है कि दीपावली आ गई है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमने इससे पहले भी थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ा होता है, तो बस हमको थोड़ा सा अपने आप को पुश करना है और फिर बस अच्छे से पढ़ के चलना है। सो इफ़ यू रियली फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो बस इतना ज़रूर कर देना कि जो भी इस साल बोर्ड का एग्जाम देने वाले एक बार ये वीडियो उनको शेयर कर देना ताकि उनको हेल्प मिल जाए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम।